हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग एंड पर्पस ऑफ मेमोरेंडम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 08 का यूनिट 5 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पॉइंट नंबर 5.2 है, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ मेमोरेंडम। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Meaning and purpose of memorandum. Under section 28 of the Companies Act, memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 के तहत जो कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है उसके तहत मेमोरेंडम जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कोई भी कंपनी का, जो कि ओरिजिनली उसको फ्रेम किया जाता है या तो फिर उसको ऑल्टर किया जाता है, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस किया जाता है टाइम टू टाइम, जो कि जो एक्ट है कंपनीज लॉ का जो एक्ट उसके तहत या तो उससे पहले जो एक्ट था उसके तहत। मीन्स जो ओरिजिनली फ्रेम मीन्स जो ओरिजिनली जो बना दिया गया था या तो वो रहता है या तो फिर उसमें जो समय के साथ जो बदलाव किए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में समय के साथ बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो बदलाव किए जाते हैं वो भी हो सकता है या तो फिर जो ओरिजिनल है वो भी हो सकता है। बट दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव वन। तो ये जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से सही चीज़ नहीं बताता, सारा डिटेल इसमें नहीं बताया जाता है। लॉर्ड कैर्न्स इन द फेमस केस ऑफ एसबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिच define memorandum as following. The memorandum of association of a company is its chart and defines the limitations of the power of the company. तो जो memorandum of association होता है कंपनी का वो उसका चार्टर होता है और साथ ही साथ वो कंपनी का जो पावर्स होता है उसका लिमिटेशंस को बताता है कि जो कंपनी में जिस लोगों को जो पावर्स दिया गया है उसका वो किस तरह से दुरुपयोग कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिमिटेशंस है उसके बारे में वो बताता है। The Memorandum of Association of the company is its charter. It contains the fundamental conditions upon which alone the company can be brought into existence. तो ये जो है वो चार्टर है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का वो चार्टर होता है और इसमें बहुत सारे फंडामेंटल कंडीशंस होते हैं जो कि कंपनी को सिर्फ ये अकेले मिल करके एग्जिस्टेंस में ला सकता है। बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इतने मतलब ताकत होता है, इतना वो कैपेबल होता है, उसका जो फंडामेंटल कंडीशंस होता है वो इतना कैपेबल होता है कि वो कंपनी को सिर्फ अपने दम पे एग्जिस्टेंस में ला सकता है, कंपनी को बंद करवा सकता है, इतना ज़्यादा उसमें सारा डिटेल सारा चीज़ उसमें फेडअप होता है। It tells us what the company can do as specified in its objects clause. तो ये बताता है कि जो कंपनी है उसके जो ऑब्जेक्ट का क्लॉज होता है उसमें क्या क्या स्पेसिफाई किया गया है, वो कंपनी जो है वो क्या क्या कर सकता है। The objects clause is an important clause in the memorandum as it tells us the scope of the activity of the company. तो जो object clause होता है वो बहुत ही ज़्यादा important होता है मेमोरेंडम में, क्योंकि वो बताता है कंपनी का जो एक्टिविटी है उसका क्या स्कोप है, वो क्या क्या करने वाला है उसके बारे में, जिसको बोलते हैं ना काला चिट्ठा। तो उसका सारा काला चिट्ठा कंपनी का होता है। The company's actions cannot go beyond this clause. तो जो कंपनी का एक्शन होता है वो इसके आगे नहीं जाता, यहीं तक वो लिमिटेड होता है जितना कि वो दिया हुआ होता है। जो मतलब जो क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज जितना उसमें दिया हुआ रहता है उतना ही वो कर सकता है। Thus it defines as well as confines the sphere of the activities of the company. तो सारे सारे क्या करता है, डिफाइन भी करता है और कन्फाइंस भी करता है कंपनी का जो एक्टिविटीज़ होता है उसको। If the company does something beyond the object as given in the memorandum, that will be ultra virus, that is beyond powers of the company and is declared by the law to be void. अगर मान लो कोई केस में जो लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसके बियॉन्ड जाकर के उसके आगे जाकर के कुछ करता है, यानी कि जो अल्ट्रा वायरस यानी कि बियॉन्ड पावर्स जो वो करता है कंपनी, तो उस केस में क्या होगा कि उसको लॉ के तहत वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि इनवैलिड हो जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट open for inspection by any member of the public. Therefore, every person who deals with the company is presumed to have the knowledge of its contents. तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंस्पेक्शन के लिए ओपन किया जाता है कोई भी मेंबर के द्वारा पब्लिक में। और जहाँ पे क्या होता है, जो जितने भी मेंबर्स होते हैं जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन सभी को इसके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होता है उसके कंटेंट्स के बारे में। द मेन पर्पस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू इनेबल इट्स shareholders, creditors and all those who deal with the company to know what its powers are
एंड व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इट्स एक्टिविटी। तो जो मेन पर्पस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का वो ये होता है कि वो जिसके जो शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं कंपनीज के, जो क्रेडिटर्स होते हैं या तो जो भी लोग जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से मतलब मालूम हो कि उसका क्या पावर है और साथ ही साथ उसके एक्टिविटीज़ का क्या रेंज है। Thus, the intending shareholders can find out the field in or the purpose for which the money is going to be used by the company and what risk he is taking in making the investment. तो जो ये जो इंटेंट करता है शेयर होल्डर्स जो है वो अपने जो फील्ड में मतलब पता करता है, साथ ही साथ जो पर्पस है जिसके लिए उसका मनी जो यूज़ हो रहा है कंपनी में क्यों यूज़ हो रहा है। मीन्स देखो शेयर होल्डर्स पैसा लगाएगा तो वो शायद जाहिर सी बात है पूरा तहकीकात करके ही करेगा कि वो जहाँ जिस चीज़ में पैसा लगा रहा है वो क्या चीज़ है, उसके पैसा लगाने से कहीं अगर आगे जाके इन फ्यूचर कहीं उसका पैसा डूबने का तो चांसेस नहीं, क्या पैसा का जो लगा रहा है वो सही चीज़ में लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ये सारा चीज़ उनको उसके बारे में उसको जानने का पूरा हक होता है। Also, anyone dealing with a company, a supplier of goods or a lender of money, will know whether the transaction he intends to make with the company is within the object of the company or not. In case he finds that the contract which he intends to enter into with the company does not fall within the purview of the object as stated in the memorandum, he would, for his own interest, refrain from entering into a intended contract. तो मान लो कोई भी है जो कंपनी के साथ डील कर रहा है, मान लो कि सप्लायर है कोई भी गुड्स का है जो पैसा देता है, तो उसको ये मालूम होगा कि जो ट्रांजैक्शन वो कर रहा है कंपनी के साथ, जो ऑब्जेक्ट को लेकर के कंपनी के साथ, वो सही है कि नहीं और कंपनी के ऑब्जेक्ट से विद इन है कि नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी भी केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें के तहत वो एंटर कर रहा है कंपनी में, वो मेमोरेंडम के तहत जो ऑब्जेक्ट दिया गया था, मेमोरेंडम में जो स्टेट किया गया था, मेमोरेंडम में जो बताया गया था ऑब्जेक्ट के बारे में, उससे वो मेल नहीं खाता है या वो उसके बियॉन्ड है यानी कि अल्ट्रा वायरस है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर उसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो नहीं सोचेगा, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। तो इन शॉर्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ये बोल सकते हैं कि उसमें एक तरह से कंपनी का पूरा डिटेल होता है कि जो ऑब्जेक्ट्स जो होने वाला है कंपनी का, जो भी एक्टिविटीज़ होता है कंपनी का, उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया जाता है, जिसके तहत वो एक अकेले काफ़ी होता है कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, और साथ ही साथ ये हेल्प भी करता है। इसका मेन पर्पस होता है कि जो शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, जो भी कंपनी के साथ जो भी डील करना चाहते हैं, उनको कंपनी का पावर मतलब उनको उनका पावर पता चल सके, और साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ है उसका रेंज भी पता चल सके, और साथ ही कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छी तरह से उनको नॉलेज मिल सके, और ये भी वो पता लगा सके, ये भी वो जान सके कि अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस चीज़ में कर रहे हैं और उनका पैसा डूबने का चांसेस है कि नहीं है, उनका प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा उनको अगर वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में वो अच्छी तरह से जानकारी देते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज़ हुआ है जो कि है अल्ट्रा वायरस। तो आप जानते हैं कि आखिर ये अल्ट्रा वायरस होता क्या है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्ट्रा वायरस होता क्या है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि अल्ट्रा वायरस आखिर होता क्या है, जो बार बार ये टर्म इसमें यूज़ किया गया है। तो ये है 5.5 डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। द टर्म अल्ट्रा विच मीन्स बियॉन्ड एंड द टर्म वायरस मीन्स द पावर। तो अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायरस का मतलब होता है पावर। दस अल्ट्रा वायरस ऑफ अ कंपनी मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब हो जाता है जो कि कंपनी के पावर के बियॉन्ड होता है। यू हैव लर्न दैट द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम स्टेट्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड द स्टेटेड पर्पस इज अल्ट्रा वायरस इज द कंपनी एंड देयरफॉर नल और एंड वॉइड। तो आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है मेमोरेंडम का, वो ये बताता है जो कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट्स होता है, और जो भी इस ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड जो आता है, जो भी इस ऑब्जेक्ट्स के बाहर जा कर के कुछ होता है, तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है कंपनी के लिए, और जो लॉ के तहत क्या हो जाता है वो वाइड या नल कहलाता है। द कंपनी शैल नॉट बी बॉन्ड बाय सच एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस द कंपनी। तो कंपनी जो है वो इस एक्ट के तहत बाउंड नहीं होना चाहिए जो कि अल्ट्रा वायरस हो कंपनी के लिए। द पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स, आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स दे। तो जो पर्पस होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का, वो ये होता है कि जो अल्ट्रा वायरस होता है मतलब जो पर्पस होता है अल्ट्रा वायरस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उसके मेंबर्स को, आउटसाइडर्स और क्रेडिटर्स को। क्योंकि ये बता दिया गया था कि अगर अल्ट्रा वायरस होता है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है लॉ के तहत। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है वो उसके मेंबर्स के और आउटसाइडर्स और क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे करता है, चलिए वो भी जानते हैं। द मेंबर ऑफ द कंपनी नो द पर्पस फॉर विच देयर मनी कैन बी यूज बाय द कंपनी। तो जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, उनको ये पता होता है पर्पस के बारे में कि उसका पैसा किस लिए यूज़ किया जा रहा है कंपनी में।
दूसरा है कि द थर्ड पार्टी डीलिंग विद द कंपनी नो द पर्पस फॉर विच द कंपनी हैज़ बिन बॉट इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो थर्ड पार्टी होता है कंपनी का, वो जो डील कर रहा है कंपनी के साथ, उसको ये पता होता है कि कंपनी किस पर्पस से एग्जिस्टेंस में आया है, एंड देयरफॉर रेस्ट्रिक्ट देयर ट्रांजैक्शंस विद द कंपनी फॉर दोज पर्पस ओनली। और इसीलिए उसी पर्पस के तहत जो है वो अपना ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ रोक देता है। सिमिलरली द क्रेडिटर्स आर एज्यूम्ड दैट द एसेट्स ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी रिस्क्ड इन ऑथराइज्ड बिजनेस। तो उसी तरह से क्रेडिटर्स भी जो है वो एश्योर्ड हो जाते हैं कि जो एसेट्स है कंपनी का उसको रिस्क नहीं दिया जाएगा, उसमें कोई रिस्क नहीं होगा अनऑथराइज्ड बिजनेस में। Thus, in order to protect the interest of the shareholders and the third party which enter into contract with the company's activity are confirmed with the objects given into the memorandum of association। तो जो इस ऑर्डर के तहत जो प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट को, और जो थर्ड पार्टी जो एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के साथ, जिसका कंपनी का जो एक्टिविटीज़ होता है उसको कन्फाइन किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इट कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉज एंड इफ इट डज इट विल बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायरस और वॉइड एब इनिशियो। तो ये जो है जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, उसमें क्या होता है ये उसके बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगर वो चाहेगा तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा या तो वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉलोइंग कैटेगरीज। तो पहला है अल्ट्रा वायरस द कंपनी एक्ट, दूसरा अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और तीसरा है अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो चलिए इसके बारे में भी डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा वायरस द कंपनी एक्ट। Any act done contrary to or in excess the scope of companies act will be ultra vires the act। तो जो भी एक्ट जो कॉन्ट्रेरी हो या तो फिर जो एक्सेस करता हो इस कंपनी के स्कोप को, कंपनीज एक्ट के स्कोप को, वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा एक्ट। Such an act shall be void and cannot be ratified even by unanimous resolution of all the shareholders। तो ऐसे एक्ट को void डिक्लेयर किया जाएगा, उसको रेक्टिफाइड भी नहीं किया जाएगा चाहे उसका अननेमियस रिजोल्यूशन हो सारे शेयर होल्डर्स का तब पर भी। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच एक्ट एज फॉलोज। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स, परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स, रिड्यूसिंग द शेयर कैपिटल विदाउट कंपाइलिंग विथ लीगल फॉर्मेलिटीज। अब नेक्स्ट है अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम। तो जो मेमोरेंडम डिफाइंस एंड कन्फाइंस द पावर ऑफ द कंपनी, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज डिटरमाइंड बाय द मेमोरेंडम। तो जो मेमोरेंडम होता है वो डिफाइन और कन्फाइंस करता है कंपनी के पावर को, और जो ऑब्जेक्ट होता है कंपनी का वो मेमोरेंडम में डिटरमाइन किया गया है। अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द परव्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज। एनी एक्ट डन इन contravention of the object clause shall be ultra vires the memorandum and shall be void and it cannot be ratified even by the unanimous resolution of all the shareholders। तो जो कंपनी है वो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया हुआ उसके बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगर वो चला जाता है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज जो मेंशन किया उसके बाहर चला जाएगा तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा कि उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा और उसको रेक्टिफाइड नहीं किया जाएगा, भले ही सारा शेयर होल्डर्स उसको अनोनिमस रिजोल्यूशन के तहत रेक्टिफाई करना चाहिए, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन द फेमस केस ऑफ एसबेरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेज रेज। इन दिस केस द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू मेक एंड बेल और लैंड दी और हायर। तो इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ था ताकि वो बना सके और बेल कर सके और साथ ही साथ लैंड कर सके हायर को, और जो रेलवे कैरेज होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, और साथ ही साथ वो कैरी कर सके बिजनेस को, मैकेनिकल इंजीनियर्स को और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स को। द डायरेक्टर्स ऑफ द company entered into the contract with Rich, a firm of railway contractors, to finance the construction of a मिलवे लाइन इन बेल्जियम। तो जो डायरेक्टर्स होता है कंपनी का वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया रिच के साथ, और जो फर्म है रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स का वो फाइनेंस करता है कंस्ट्रक्शंस को जो कि बेल्जियम में है। द कॉन्ट्रैक्ट was rectified by the company by passing a special resolution at the general meeting। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेक्टिफाई किया गया कंपनी के द्वारा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में। लेटर द कॉन्ट्रैक्ट वाज repudiated by the company on grounds of its being ultra virus and it was sued for breach of contract। तो बाद में क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेपुटेटेड किया गया कंपनी के द्वारा मीन्स जो अल्ट्रा वायरस है उसके ग्राउंड पे, और उसको शू किया गया कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच करने के लिए। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम एंड देयरफॉर वॉइड। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया मेमोरेंडम को, और साथ ही साथ उसको वॉइड हो गया, इसलिए वो वॉइड डिक्लेयर हो गया। इट कुड नॉट बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज अल्ट्रा वायरस एज द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो उसको शेयर होल्डर्स जो भी है वो भी रेक्टिफाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अल्ट्रा वायरस
हो चुका है ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज वेल। तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को इंडिया में भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया। डॉक्ट्रिन हैज़ बीन अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन एल मुडालियर वर्सेज LIC ऑफ इंडिया। अब इसके बाद अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स Act which are ultra virus the article of association but within the power of the company are termed as ultra virus the article। तो जो एक्ट जो अल्ट्रा वायरस करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पर वो कंपनी के पावर के विद इन होता है, उसको अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल्स एट अ रेट हायर देन अलाउड बाय द आर्टिकल। जो इंटरेस्ट का पेमेंट रेट होता है एडवांस कॉल पे, वो जो रेट है वो हायर है जितना कि आर्टिकल में दिया गया है। सच एक्ट शैल नॉट बी वॉइड, तो ये वॉइड नहीं कहलाएगा। बट द कंपनी जनरल मीटिंग में लेटर द आर्टिकल बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन एंड रेटिफाइड अनऑथराइज एक्ट। तो बाद में ये कर सकता है कि जो कंपनी है जनरल मीटिंग में वो उस आर्टिकल को स्पेशल रिजोल्यूशन के तहत पास कर सकता है और साथ ही साथ उसको अनऑथराइज एक्ट रेक्टिफाई कर सकता है। अब इसके इफेक्ट्स हैं, तो चलिए इफेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। ऑल एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस द कंपनी शैल बी नल एंड वॉइड एंड इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट द कंपनी। तो जो भी एक्ट होता है अल्ट्रा वायरस का कंपनी का वो नल होता है, साथ ही साथ वॉइड होते हैं और जिसको कि इन्फोर्स नहीं किया जाता कंपनी के अगेंस्ट। नेक्स्ट है एन अल्ट्रा वायरस द कंपनी ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इवन बाय द होल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो जो अल्ट्रा वायरस अगर हो जाता है कंपनी का ट्रांजैक्शन तो उसको शेयर होल्डर्स सारे मिल करके भी रेक्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। नॉट ओनली द आउटसाइडर्स कैन नॉट इन्फोर्स अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन अगेंस्ट द कंपनी कैन ऑल्सो नॉट इन्फोर्स सच ट्रांजैक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। सिर्फ बाहर के लोग जो आउटसाइडर्स होते हैं वही अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन को इन्फोर्स नहीं कर सकते कंपनी के अगेंस्ट, बल्कि कंपनी भी इसको किसी भी थर्ड पार्टी के ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता। व्हेनेवर एन अल्ट्रा वायरस एक्ट has been or is about to be done, any member of the company can approach the court and get the injunction restricting the company from proceeding with the ultra virus act। तो क्या होता है कि जब भी कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट को होता है, जब किया जाता है, जो भी मेंबर्स होता है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को और सारे सारे इंजंक्शन ट्रेन कर सकता है कंपनी को ताकि वो प्रोसीड कर सके अल्ट्रा वायरस एक्ट को। लास्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन बी हेल्ड पर्सनली लायबल और फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय एन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन। जो डायरेक्टर्स होता है कंपनी का वो उसको पर्सनली हेल्ड करता है, साथ ही साथ पर्सनली लायबल होता है जो भी लॉस हुआ है अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के दौरान। फ्रॉम द अबव इट शुड बी क्लियर to you that if an act is ultra virus the company then such act shall be null and void। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो अल्ट्रा वायरस जो भी एक्ट होता है कंपनी का उसके तहत क्या होता है कि कोई भी एक्ट अगर अल्ट्रा वायरस होता है तो वो वॉइड और नल डिक्लेयर हो जाता है। इफ द कंपनी बोरोस मनी बियॉन्ड इट्स लिमिट इट इज अल्ट्रा वायरस एंड द लेंडर हैज़ नो राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन अगेंस्ट द कंपनी। तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है वो बोरो मतलब अगर मान लीजिए कोई कंपनी बोरो कर देता है लिमिट से ज़्यादा मनी को तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा और साथ ही साथ लेंडर को कोई राइट नहीं होगा कि लोन वो ले सके कंपनी के अगेंस्ट में। You should know that if an act is ultra virus the director but it is within the power of the company then such an act is not altogether void। अगर मान लीजिए कि कोई एक्ट जो है वो डायरेक्टर्स के लिए अल्ट्रा वायरस है पर कंपनी के पावर के बियॉन्ड नहीं है तो वो पूरी तरह से वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग एंड व्हेन इट इज सो रेक्टिफाइड द कंपनी बिकम्स लायबल फॉर सच एक्ट। तो जो उस समय क्या हो जाएगा कि जो शेयर होल्डर्स है उसको वो रेक्टिफाइड कर सकते हैं जनरल मीटिंग में और साथ ही साथ उसको कंपनी जो है वो लायबल हो जाएगा उस एक्ट के लिए। नाउ इफ द कंपनी हैज़ पावर टू बोरो बट इट रेस्ट्रिक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू बोरो अप टू अ सर्टेन सम। अगर मान लीजिए कंपनी है उसके बोरो करने का पावर पर वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है अथॉरिटीज़ को, मतलब डायरेक्टर का जो अथॉरिटी है उसको मतलब जो सम है जो अमाउंट है उसको बोरो करने के लिए। तो इफ़ द डायरेक्टर एक्सेड देयर अथॉरिटी एंड बोरो मोर देन व्हाट दे आर ऑथराइज्ड टू बोरो देन द कंपनी मे इफ इट विशेज रेक्टिफाई द डायरेक्टर्स एक्ट in which case the loan binds both the lender and the company as if it had been made with the company's authority in the first place। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर्स का जो अथॉरिटी है वो एक्सीड कर देता है जितना उसको बोरो करना चाहिए उससे ज़्यादा वो अगर बोरो कर देता है तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है अगर वो चाहे तो डायरेक्टर्स का एक्ट को रेक्टिफाई कर सके। उस केस में क्या होगा कि जो लोन है जो बाइंड करता है लेंडर को और कंपनी को, उस केस में क्या होगा मतलब जो दोनों लेंडर को जो बाइंड करता है और साथ ही साथ जो कंपनी है वो क्या करेगा इस केस में कि जो कंपनी का अथॉरिटी है उसको ले लेगा, अपना अथॉरिटी को वो अच्छी तरह से यूज़ करेगा। तो ये था अल्ट्रा वायरस के रिलेटेड सारी जानकारी। तो आई होप आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी, साथ ही साथ अल्ट्रा वायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए।
और सारी सारी वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके, अच्छी तरह से आपको सारी बातें समझ में आ सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।